सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्वानी आपको कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान का अध्याय 14 पारिस्थितिकी तंत्र है ना, जिसको परितंत्र भी बोलते हैं, इसके बारे में आज पढ़ाऊंगी। ये है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग, मतलब जिनमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स, ठीक है, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं और निर्जीव चीज़ें हैं और सजीव चीज़ें हैं, ठीक है। तो निर्जीव चीज़ों और सजीव चीज़ों को एक साथ हम लोग लेके चलते हैं, जो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जीवन अपना आगे बढ़ाने में, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में। उसको बोलते हैं आप लोग परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बोलते हैं। हमारे जो समुदाय है, हमारा जैविक समुदाय, उसमें पेड़ पौधे जंतु सब जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तब अब आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसमें से क्या क्या आते हैं, जैविक चीज़ आती है जिसको बायोटिक बोलते हैं। जैविक चीज़ मतलब बायोटिक जो होता है, जो सांस लेता है, जो सांस ब्रेथिंग करता है, उसको बोलते हैं जैविक। और बोलते हैं अजैविक, जो सांस नहीं लेती, जो चीज़ें जो होती है वो सांस नहीं लेती है, उनको बोलते हैं निर्जीव या फिर अजैविक चीज़ें। उन दोनों का जो सम्मिश्रण होता है उसको बोलते हैं परितंत्र, है ना। पर्यावरण में जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक क्रिया तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? पदार्थों का। दूसरे शब्दों में जीव जंतु और उसके चारों ओर उपस्थित जो जितने भी निर्जीव परिस्थितियां होती हैं वो एक दूसरे से आश्रय लेती हैं। अगर हम लोग एक शब्द में कहेंगे तो हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं और जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, जिनमें जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए इंटर रिलेशन होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इसका मूल क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लैंड के पारिस्थितिक वैज्ञानिक जो थे A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों से बनी होती है। अगर देखेंगे तो संपूर्ण वातावरण और उसकी छोटी से छोटी उस इकाई में उपस्थित समस्त जैविक एवं अजैविक वस्तुओं को क्या बोलते हैं? परिस्थितियों को एक साथ पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों अथवा जीवों एवं वातावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जहाँ पे जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, जिसके कारण उसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो उसमें क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक जो परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर जो इस विशाल पारिस्थितिकों को क्या बोलते हैं? मतलब पूरे जो निर्जीव और सजीव तंत्र जो होते हैं, जो आपस में एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। जैवमंडल जो होता है एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें क्या होते हैं, जिसका अध्ययन करना बहुत कठिन होता है, आगे हम लोग करेंगे। अतः वैज्ञानिकों के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको छोटी छोटी इकाइयों जैसे कि स्थलीय, जलीय एवं मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में बांटा गया है। जैसे कि जलीय, जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित और निर्जीव, वो सब एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेट करते हैं उसके बारे में अलग से अध्ययन किया जाता है। स्थल में रहने वाले अलग किया जाता है, मानव निर्मित चीज़ों से अलग पारिस्थितिकी तंत्र में बांटा गया है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के संरचना और घटक देखेंगे। अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब वातावरण में बदलाव होता है तो इनमें भी बदलाव आ जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जिन वस्तुओं का बना होता है उन्हें पारिस्थितिकी घटक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी चीज़ें आते हैं उनको इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन वातावरण का वह भाग या परिवर्तन जो पारिस्थितिकी तंत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे भी साइड से क्या करता है, मतलब प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कारक। वैसे तो इन दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है, परंतु अधिकांश घटक जो होते हैं कारक तथा अधिकांश कारक जो होते हैं वो घटक भी होते हैं। बहुत सारे घटक क्या होते हैं? कारक होते हैं, और बहुत सारे कारक जो होते हैं वो घटक होते हैं। प्रसिद्ध पारिस्थितिकी वैज्ञानिक ओडम के अनुसार प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो कार्यात्मक दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी घटक क्या होता है? जिसमें खुद का भोजन बनाने का क्षमता होता है, स्वयं का भोजन निर्मित करने का क्षमता होता है, इसको बोलते हैं स्वपोषी घटक, ऑटोट्रॉपिक। फिर होता है हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी घटक, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं
परपोषी घटक या फिर हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ये भी दो भागों में मिलकर बना होता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है अजैविक, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, मतलब निर्जीव जितनी भी चीजें आती है, जैसे कि ताप हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे अजैविक घटक में। और दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, वो सब आएंगे जैविक घटक में, ठीक है। अजैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायवीय घटक। कार्बनिक घटक में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं लिपिड। अकार्बनिक घटक में आएंगे जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैसेस होते हैं वो सारी चीजें आएंगी। और जलवायवीय घटक में होगा प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि। जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब क्या होता है, जो स्वयं का भोजन खुद से बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मेक करते हैं फूड, उसको बोलते हैं उत्पादक। सभी हरे पौधे आएंगे। उपभोक्ता जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, मतलब उपभोग करते हैं दूसरों का, उसको बोलेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता जो क्या करता है, हर्बीवोरस जिसको बोल सकते हैं, जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस और प्राथमिक उपभोक्ता। उदाहरण है सभी शाकाहारी जंतु। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा लोमड़ी, मोर और भेड़िया आदि। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ, इसको कार्निवोरस भी बोलते हैं इंग्लिश में। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को अपने भोजन के लिए सिर्फ मांस पर, मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। इसको द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। फिर है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का सेवन करते हैं अपने भोजन के रूप में। उदाहरण है सांप, सिंह, बाघ, चीता, बाज और मनुष्य। क्लियर। अब है अजैविक घटक, डिटेल से पढ़ते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वातावरण होता है उसमें रासायनिक पदार्थों का जो कच्चा माल होता है, मतलब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं रासायनिक पदार्थों का, उसको बोलते हैं अजैविक घटक। ऊर्जा जो होती है वो कहाँ से हमको मिलती है, हम लोग को मोस्टली ऊर्जा जो होती है वो मिलती है सूर्य से। जब सूर्य जो होता है, रासायनिक पदार्थ पृथ्वी पर, रासायनिक पदार्थ जो होता है वो पृथ्वी में होता है, ठीक। उपयुक्त दोनों पदार्थों से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का भोजन बनता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है और जो रासायनिक पदार्थ होता है धरती में, पृथ्वी में, उससे मिलकर क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। अजैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है। कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि। ये पदार्थ जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और ये जैविक और अजैविक घटकों के योजक होते हैं। इन सभी का निर्माण जीवों के द्वारा ही होता है। फिर है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि। ये पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को बनाने में सहायता देते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि अगर कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, उसका डेथ हो गया है ना, मृत्यु हो गई उसकी, तो क्या होगा, वो सॉइल में मिल जाता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है और उसके शरीर का अपघटन होता है। अपघटन होने से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो धरती में मिलते जाते हैं, वो होते हैं कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में गैस वगैरह आ गया। फिर है जलवायवीय पदार्थ। प्रकाश जो कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। वाइंड, हवा, मृदा, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता जो है वो इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, फिर जो किसी भी स्थान में वातावरण को निर्धारित करते हैं। फिर है जैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं, जितने भी जैविक सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं जैविक घटक, जिसमें आते हैं समस्त पादप, समस्त जंतु और सूक्ष्म जीव। जैविक घटकों को भी तीन श्रेणी में बांटा गया है। उत्पादक जो अपना खुद का भोजन बनाता है, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बना लेते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और उसमें स्टोर करके रखते हैं अपने प्लांट के अंदर, ठीक है। इसको उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये ही अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। इसमें इस श्रेणी में कौन कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र आएगा, फॉरेस्ट। इसमें क्या होगा, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि आते हैं। क्या क्या आती है, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि। फिर है उपभोक्ता या विषमपोषी। हम लोगों ने देखा, तो ये क्या करते हैं, ये जो भोजन पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और खाते हैं। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों को खाते हैं ना भाई, पत्तियों को वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जियों के रूप में। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता
अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको। प्राथमिक उपभोक्ता को सी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। ये द्वितीयक पोषण संस्तर T2 बनाते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डे, सभी प्रकार के शाकाहारी जंतु। द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी जंतुओं पर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। कंज्यूमर ऑफ सेकेंड ऑर्डर C2, कंज्यूमर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये तृतीय पोषण संस्तर T3 लेवल बनाते हैं, जैसे कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी आदि। ये है प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक और उनमें संबंध। ये क्या करता है, देखो सन जो होता है वो ग्रीन प्लांट में जाता है और प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद ये एबायोटिक कंपोनेंट भी लेता है, सन का लाइट लेता है, और एबायोटिक कंपोनेंट लेकर जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। खाना जिसको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। प्राइमरी जो उपभोक्ता है, उसके बाद सेकेंडरी उपभोक्ता खाता है। सेकेंडरी उपभोक्ता क्या खाता है, टर्सरी उपभोक्ता खाता है। इन तीनों को क्या होता है, फिर डिकम्पोजिशन होता है, मृत्यु जाती तीनों की। फिर तीनों का क्या होता है, अपघटन होता है। किसमें, बैक्टीरिया, फंजाई में, है ना। ये है बायोटिक कंपोनेंट और उधर है एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। ये है कंज्यूमर और ऊपर दिया गया है एसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एसेसरी पार्ट में आते हैं ताप, दाब, वायु, प्रकाश आदि। अब घटक क्या होता है, जो जीवाणु जो होता है, वो कवक जो होता है वो क्या करता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनको अपघटित कर देते हैं, ठीक है। ये जो चक्र है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र का आकार देखेंगे तो यह जल की एक बूंद या केवल एक वृक्ष से लेकर महासागर या संपूर्ण वन क्षेत्र के रूप में हो सकता है। कैसा आकार होता है, यह जल का एक बूंद, छोटा सा बूंद होता है, उस आकार से लेकर एक बड़ा सा समुद्र के आकार का भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़े पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि वन, सागर इत्यादि को जीवोम कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जीवोम बोलते हैं। पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र आते हैं जिसको जीवोम बोलते हैं। विभिन्न जैविक और अजैविक घटक भी आपस में इसमें क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनकी सीमाएं, अगर पारिस्थितिकी तंत्र की कोई सीमाएं देखेंगे तो इसकी सीमाएं जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। ये एक दूसरे तंत्र से कभी भी एकदम अलग नहीं होते, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक तालाब या झील का परितंत्र जो होता है वो अपना उपभोक्ता वर्ग होता है, किंतु कुछ दूसरे पक्षी जो होते हैं परितंत्रों से आकर इनकी मछलियों तथा दूसरे जंतुओं को खा लेते हैं। इसलिए इसका जो होता है आदान प्रदान लगा रहता है, इसकी सीमा निर्धारित हम नहीं कर सकते। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार या पैटर्न, उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक परितंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय में 5 प्रकार का होता है, घास का मैदान, वन पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय और टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अगर जलीय में देखेंगे तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, स्वच्छ जलीय तंत्र और समुद्री जलीय तंत्र। तो स्वच्छ जलीय में क्या आता है, नदी, झील, जहाँ का पानी हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, लगभग नदी, झील, झरना, तालाब या फिर दलदली भूमि का भी ले सकते हैं। इस समुद्र जलीय का देखेंगे तो समुद्र, महासागर का पारिस्थितिक तंत्र इसके अंतर्गत आता है। अगर कृत्रिम एवं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो एक्वेरियम, अंतरिक्ष, खेत, पारिस्थितिक तंत्र आदि। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जो मनुष्य का हस्तक्षेप होता है वो बहुत कम या फिर होता ही नहीं है, मान के चलो, ठीक है। अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो ये जो जल में उगते हैं और 2 समूहों में बढ़ते हैं, ठीक। वन का पारिस्थितिक तंत्र पहला देखते हैं। वन का पारिस्थितिक तंत्र ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो जैविक घटक होते हैं वो एक साथ बड़े एवं विकसित इसमें बहुवर्षीय वृक्ष भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुल लगभग 40% भाग जो होते हैं वनाच्छादित होते हैं। वन के एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो अजैविक घटक में देखेंगे तो मृदा, ठीक है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को एक साथ लिया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि आते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत देखेंगे तो खनिज तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, वायु, प्रकाश एवं तापमान आदि आते हैं। हरे पौधे के रूप में देखेंगे तो इनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन के निर्माण में करते हैं। फिर जैविक में आएंगे आपका उत्पादक, है ना। तो उत्पादक में क्या होता है कि जो बड़े पेड़ पौधे आते हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग
करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऊर्जा के रूप में अपने अंदर संचित करके रखते हैं। प्रत्येक प्रकार के वन में पाए जाने वाले उत्पादक पौधे हैं भिन्न भिन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं सामान्यतः सागौन, साल, पलास, लेजर स्टोमिया, परवीफ्लोरा आदि पौधों की अधिकता होती है। जबकि शीतोष्ण में देखेंगे तो कॉर्निफोरस पादप जो होते हैं जैसे कि एबीज, पिशिया, पाइनस, सीडरस, जूनिपेरस एवं डोडोडेंड्रॉन आदि आते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कैरकस, थूजा, एशर और पीसिया आदि पौधे प्रमुखता से आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं ना, जो हरे पौधे पेड़ पौधे से अपना भोजन खाते हैं। चींटियाँ, मकड़ियाँ, बीटल्स, लीफ हॉपर, बग्स आदि पत्तियों का उपयोग करके छोटे जंतु जो होते हैं अपना पेट भरते हैं। उदाहरण है हाथी, नीलगाय, हिरण, गिलहरियाँ, सूज, उड़ने वाली लोमड़ियाँ, बंदर एवं शाकाहारी पक्षी। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करके अपना पोषण करते हैं। उदाहरण है सांप, मांसाहारी पक्षी, गिरगिट और छिपकलियाँ। तृतीयक उपभोक्ता देखेंगे वन में तो क्या क्या आएंगे आपका, शेर, बाघ, चीता, सिंह आदि। अपघटक में देखेंगे तो अपघटक जो होते हैं पौधों के जो मृत और सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो कार्बनिक अपघटक के रूप में अकार्बनिक अपघटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण है जीवाणु से क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज। कवक से होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। उदाहरण है एस्परजिलिस आदि से अपघटन होता है। और शीतोष्ण वनों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय वनों में अधिक होती है अपघटन की अभिक्रिया। अब आगे हम लोग घास का मैदान। घास के मैदान या चारागाह परितंत्र जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, दक्षिणी रूस, साइबेरिया में स्थित होते हैं। यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर तक का ही वर्षा होता है। इसमें लंबी लंबी घासें और झाड़ियाँ पाई जाती है। ऐसे जगह में बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें फसल जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे भारत में लगभग 8% भाग में ही घास का पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा आपको। देखते हैं उसमें घास के परितंत्र में देखेंगे अगर तो हम लोग अजैविक और जैविक वस्तुएं क्या, जैविक घटक क्या क्या होंगी। वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी विभिन्न वस्तुएं होती हैं, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो आते हैं, या फिर पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। जलवायुवीय कवक जैसे कि वर्षा, ताप, जल, वायु आदि वातावरण में आते हैं। फिर है जैविक या जीवीय घटक। इनमें उपस्थित जीवित घटक जो होते हैं उत्पादक, जो शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष आदि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अतः ये उत्पादक होते हैं। साइनोडॉन, स्पोरोबोलस, डाइकैंथियम, डिजिटेरिया, सिम्बोपोगान आदि। फिर है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में अगर देखेंगे तो जो शाकीय पौधों को खाते हैं जैसे कि भैंस, बकरियां, भेड़, हिरण आदि। इसके अलावा कीट समुदाय के प्राणी देखेंगे तो कुछ पक्षी जैसे कि घास स्थल के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैसे कि घोड़े और गधे भी आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में घास के मैदान में क्या आते हैं तो सांप, पक्षी, लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आएंगे आपके बाज, मोर इस श्रेणी में आते हैं। अपघटक देखेंगे तो अपघटक के रूप में कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज घास के मैदानों के अपघटक आते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के मृत शरीर व उत्सर्जित मल मूत्र को क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके उन्हें पुनः अजीवी घटकों जैसे कि खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि में बदल देते हैं, जो पुनः पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर अगर तालाब का परितंत्र देखेंगे तो तालाब और झील में केवल एक अंतर होता है कि जो तालाब होता है वो छोटा जगह होता है, जो झील होता है वो विस्तृत होता है। बड़े तालाबों को जल झीलों के समान ही माना जाता है, इसलिए में दोनों में एक जैसा होता है लगभग। देखेंगे अजैविक और जैविक घटक में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, NH4, MO आदि जो होते हैं खनिज पदार्थ के रूप में होते हैं। PO4, SO4, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं ऋण आयन जो खनिज पदार्थों के अलावा अन्य गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होते हैं। जैवीय और जीविक घटक इसमें क्या होते हैं, उत्पादक के रूप में देखेंगे तो दो श्रेणियों में रखा गया है। मैक्रोफाइट्स जो होते हैं, जो जड़ जो होते हैं भूमि से जुड़े रहते हैं, पानी में डूबे होते हैं और सतह जो होती है
जड़ जो होता है वो भूमि से जुड़े रहते हैं और या फिर पानी में डूबे होते हैं, या फिर पत्तियां जो होती है वो तैरती आदि पानी के ऊपर रहने वाली होती है। इस प्रकार जड़ वाले पौधे आते हैं। इस श्रेणी में कुछ पौधे आते हैं जैसे जी जड़ जो स्वतंत्र रूप से तैरते हुए रहते हैं। इसका आकार बड़ा होने के कारण इन्हें मैक्रोफाइट्स कहा गया है। तालाबों में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के तालाबों में कौन कौन सी जातियां पाई जाती है? तो हाइड्रिला, सेजिटेरिया, यूट्रिकुलेरिया, एजोला, पोटेमोजिटॉन, ट्रापा, टाइफा, साल्विनिया एवं निम्फिया आदि प्रजातियां पाई जाती है। पादप पल्लवक के दूसरा देखेंगे तो ये क्या होते हैं? जो जिसमें तैरने वाले पौधे आते हैं, ठीक है, जैसे कि सूत्रवत शैवाल, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जिग्मा, उडोगोनियम, नॉस्टॉक, एनाबिना आदि। एक कोशिकीय शैवाल जैसे देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आदि। मंडलीय शैवाल देखेंगे तो वॉल्वॉक्स और यूडोरेनिया पेंडोरिना आदि। उपभोक्ता इसमें आएंगे तो उपभोक्ता जो है विषम पोषी जीव आते हैं जो अपने अपने पोषण के लिए उत्पादकों के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में आप ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता है जो नितलस्थ या बेंथोज होते हैं। क्या होते हैं? नितलस्थ या बेंथोज। जल की सतह से नीचे उपस्थित, जल की जो सतह होती है उससे नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं नितलस्थ। शाकाहारी जीवों के समूह जो जीवित पौधों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि तालाब की तली में उपस्थित जो मृत पादप अवशेषों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि है डेट्रीवोर्स। जंतु पल्लवक जो है तैरने वाले अथवा जल में बहने वाले जंतुओं के समान होते हैं। उदाहरण है यूग्लिना, साइक्लोरा, ब्रैंक्रियोनस, डाइप्लेटलेप्टस आदि। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आते हैं? जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जो जंतु पल्लवक पर आधारित होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो है जो बड़ी मछलियां, उदाहरण जो गेम फिश होती हैं उनको खाती हैं, और बड़ी मछलियां जो होती है वो छोटी मछलियों का भक्षण करती है। इस प्रकार तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो बड़ी मछलियां होती है वो तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च मांसाहारी के रूप में प्रदर्शित होती है। अगर तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो जो अपघटक होता है वो अपघटक कौन होता है? जो कार्बनिक पदार्थों या अमृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। उदाहरण है आपका जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटिस, कवक, राइजोपस और पाइथियम, सिफिलोस्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम, सेप्लेगिना आदि। अगर पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता देखेंगे तो अजैविक पदार्थ जैसे कि आपका खनिज, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं इसे, इस प्रकार की इकाई समय में एक जीव अथवा समुदाय के द्वारा क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं और अपने जीव भार में वृद्धि करते हैं। उसकी उत्पादकता कहते हैं, उसकी उत्पादकता कहते हैं। अतः उत्पादकता जो होते हैं वास्तव में उत्पादन की दर है। उत्पादकता जो होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर देखेंगे तो वातावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे आसपास वो जो जीव है ना, वो जो अजैविक चीज होता है वो जितनी मात्रा में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं बायोमास। ठीक है, जीव भार या फिर बायोमास कहते हैं, और इसमें वृद्धि होती है, इकाई समय में इसकी वृद्धि होती है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसमें क्या होती है कि इकाई समय में एक ही टाइम में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसके द्वारा जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बनता है, ठीक, तो उसे पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या सकल एसिमिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या फिर सकल एसिमिलेशन। इसके अंतर्गत श्वसन के समय उपयोग किया गया जो कार्बनिक पदार्थ आता है, जब श्वसन करते हैं तो उसके समय जब कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं तो सकल प्राथमिक उत्पादकता को क्लोरोफिल की मात्रा अथवा प्रकाश संश्लेषण संख्या भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CO अमाउंट फिक्स्ड ग्राम CHL और H से शो करते हैं। फिर है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसमें क्या होता है? यह जीव भार में इकाई समय में जो वृद्धि होती है, जब जीव का जो जीव भार होता है जब उसमें वृद्धि होती है तो उसे कुल प्रकाश संश्लेषण अथवा कुल एसिमिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल प्रकाश संश्लेषण या कुल एसिमिलेशन कहते हैं। पौधों में इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थों के श्वसन के उपरांत, जब कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं उनका श्वसन के उपरांत जो बचता है उसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता है कि जो एक ही टाइम पर संग्रहित की गई जितनी ऊर्जा होती है उसको श्वसन में कितना उपभोग किया गया, इसे कुल एवं शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता में विभेदित नहीं किया जा सकता।
फिर है शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता, या प्राथमिक उत्पादक के जीव भार में, प्राथमिक उत्पादक का जो जीव भार होता है उसमें वृद्धि की दर होती है। इसकी गणना के अनुसार क्या होता है कि इसमें कार्बन के उत्पादक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? कार्बन के उत्पादक के रूप में। विटकर जो होते हैं उनके विभिन्न प्रकार में अगर देखेंगे तो पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता और विश्लेषण करके उसने बताया कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसको बोलेंगे, उसकी उत्पादकता अगर देखेंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो होता है, शीतोष्ण, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है, उसकी अपेक्षा दुगनी होती है। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो उसका कुल वार्षिक उत्पादन अगर देखेंगे तो शीतोष्ण वनों के उत्पादन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, सामान्यतः 60% से अधिक स्थलीय प्राथमिक उपभोक्ता ट्रॉपिक्स में होते हैं, उष्णकटिबंधीय तंत्रों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी कुशलता, इफिशियंसी देखेंगे, दो पोषक संस्तरों के मध्य अगर स्थिरीकरण देखेंगे, एसिमिलेशन देखेंगे, तो ऊर्जा जो होती है वो उपलब्ध होती है, उसको अनुपात को, ऊर्जा के उपलब्ध अनुपात को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कुशलता बोलते हैं। इसको पोषक संस्तर के द्वारा उपयोग किया गया है। खाद्य ऊर्जा संसाधनों उसे जैव भार में परिवर्तित की डिग्री का ज्ञान होता है। अगर पारिस्थितिकी कुशलता इकोलॉजिकल इफिशियंसी का रूल देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तो पोषण संस्तर पर जैव भार में परिवर्तित ऊर्जा, जब पोषण संस्तर होता है तो उसमें जो जैव भार के में परिवर्तित जो ऊर्जा होता है जैव भार के रूप में, बटे पोषण संस्तर पर जैव भार में उपस्थित ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है और जितनी ऊर्जा है गुणित 100 करके उसका निकाल सकते हैं। पारिस्थितिक कुशलता 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रकाश संश्लेषण कुशलता। इसमें क्या होता है कि सकल जो प्राथमिक उत्पाद होता है, जितने भी प्राथमिक उत्पाद का क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण होते प्राप्त सौर विकिरण जो होते हैं उसका प्रतिशत होता है। एनर्जी इन जीपीपी बाई एनर्जी इन आईएसआर मल्टीप्लाई बाय 100। फिर है शुद्ध उत्पादन कुशलता, यह शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एवं सकल प्राथमिक उत्पादकता का प्रतिशत होता है। क्या होता है? यह शुद्ध प्राथमिक उत्पाद जितना मिलता है एवं सकल प्राथमिक उत्पाद जितना होता है उसका प्रतिशत होता है। ठीक है, NPE बाई GPP इंटू 100। अगर परिपाक कुशलता देखेंगे तो यह परिपाकित भोजन ऊर्जा जो होता है वो ग्रहण की गई जितनी भी भोजन ऊर्जा होती है उसका प्रतिशत होता है। अब देखते हैं अपघटन। अपघटन जो होता है कार्बनिक पदार्थों का, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका भौतिक या रासायनिक रूप से जो विघटन होकर सरल पदार्थों में तोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपघटन। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो प्रकृति में वापस से पहुंच जाते हैं। जैसे कि मृत अवशेष जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अपघटित होकर प्रकृति में उपलब्ध हो जाते हैं। अगर भूमि के ऊपर पाए जाने वाला अपरदन देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, जो पौधे के अवशेष भाग होते हैं ना वो क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। तो और या फिर जंतुओं के जो अपशिष्ट भाग हो जाते हैं वो क्या होते हैं, जमीन में मिल जाते हैं। भूमि अपरदन देखेंगे तो इसे जड़ अपरदन भी कहते हैं। इसमें वृक्षता जो जड़ें मृत हो जाती हैं वो क्या होती है, अपरदन के बाद इस क्रिया में सम्मिलित हो जाती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, इसका अगर प्रोसेस देखेंगे तो पहले होता है खंडन। पहले जो चीज़ें होती है वो टूटती है, किसी छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से, छोटे जंतुओं के द्वारा विघटित की जाती है। फिर होता है लीचिंग, निक्षालन। इसमें क्या होता है, विलय होता है, जैसे कि शर्करा, कार्बनिक पदार्थ, पोषक पदार्थों जल मृदा संस्तर में प्रविष्ट हो जाते हैं और लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। फिर है कैटाबॉलिज्म, अपचय होता है। मृदा में उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं अपने पाचक रस की सहायता से जो खंडित अपरदन होते हैं उसको जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपचय। ये तीनों प्रक्रियाएं अपरदन पर निरंतर चलती रहती हैं। इसे 2 निम्न प्रकार और हैं, यूमीकरण और खनिजी भवन। यूमीकरण जो होता है, जो अपरद गहरे रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है उसे ह्यूमस कहते हैं। गहरा रंग का मतलब जो मृदा को गहरा रंग का बनाता है, इसका अपघटन जो होता है वो धीमी प्रक्रिया होती है। इसमें कोलाइडल स्वभाव होने के कारण ह्यूमस जो होता है वो पोषक से भरपूर होता है। अगर खनिजी भवन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण ह्यूमस में उपस्थित जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, जिंक आदि आयनों के रूप में मृदा में मुक्त कर दिए जाते हैं। ये तत्व जो होते हैं वो पौधे को पुनः उपलब्ध हो जाते हैं।
अपघटन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो लिग्निन, काइटिन, टेनिन, सेल्यूलोज की जो अधिक मात्रा होती है अगर, तो अपघटन की दर क्या होती है? धीमी होती है। अगर पीएच जो होता है अपरदन में, अम्लीय पीएच जो कम होगा तो अम्लीय होने के कारण अपरदन की जो दर होती है वो कम हो जाती है। क्षारीय अपरदन तेजी से होता है। अगर आर्द्रता होगी, नमी होगा तो क्या होगा? नमी होना जरूरी है। कम नमी होने पर अपरदन धीरे हो जाता है। तापक्रम, अगर तापक्रम तेजी हो तो तापक्रम होने पर, अगर तापक्रम बहुत कम होता है मतलब अगर ठंडी ज़्यादा होगी तो अपरदन की क्रिया प्रभावित होगी। वातन, अपघटन की क्रिया हेतु वातन मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वातन कम होने पर अपघटन जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रकृति जो होता है उसके साथ इंटर रिलेशन जो होता है उसका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। मृदा जो होती है अब अजैविक पदार्थ होती है। अकार्बनिक पदार्थ, जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं ना, ये सब क्या करते हैं? इनमें के बीच पारस्परिक क्रिया होती है जो दो प्रकार की होती है, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्रण से। दोनों क्रियाओं को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का गति विज्ञान कहते हैं। यह हृदय या मुख्य प्रक्रिया माना जाता है। किसको किसको? ऊर्जा प्रवाह को और खनिज चक्रण को। सूर्य से क्या होता है? उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटक तक ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है, मतलब सूर्य से आता है पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक में। ठीक है, ये एक दिशिक होता है। जबकि खनिज पदार्थों का प्रवाह जो चक्र है वो खनिज पारिस्थितिक जैविक पदार्थ के विभिन्न प्रकार से जैव भू रासायनिक चक्रों के द्वारा होता है। पोषण स्तर है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विन्यास के परिणाम स्वरूप एक संरचना निर्मित होती है जिसको क्या बोलते हैं? पोषण संरचना कहते हैं, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भोजन श्रृंखला में जो भोजन स्तर होते हैं उनको पोषण स्तर बोलते हैं। पोषण का जो स्तर होता है उसको पोषण स्तर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? उत्पादक या हरे पौधे जो होते हैं प्रथम भोजन स्तर T1 बनाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। ठीक, हरे पौधे में जो संचित ऊर्जा होता है उसको अगर जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं T2। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं T3, है ना, ट्रॉपिकल लेवल 3, और उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 4। इस प्रकार सभी जीवों की जो मृत्यु होती है, मृत शरीर का उपभोग जो अपघटन जीव करते हैं उनको पांचवें पोषण स्तर TS का जो 5th ट्रॉपिक लेवल और TS कहते हैं। ठीक है, फिर है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। जीवमंडल या परितंत्र जो होता है उसमें जो भोजन होता है वो एक दूसरे से निर्मित होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से पहले आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक को जो उपभोक्ता ग्रहण करता है तो उपभोक्ता जो होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो होता है उसको कंटिन्यू एक श्रृंखला के रूप में, एक चैन के रूप में चलता रहता है जो अपघटन में आकर समाप्त होता है। उसको क्या बोलते हैं? इसको एक संरचना को क्या बोलते हैं? फूड चैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चैन, जिसमें से मूल उत्पादक जो होते हैं प्रथम पोषण स्तर T1, प्राथमिक उपभोक्ता T2, ये तृतीयक उपभोक्ता T1, T2, T3, T4 या फिर अपघटक जो होता है उसको बोलते हैं TS। हर जगह जो होता है वो अलग अलग प्रकार का फूड चैन होता है। ठीक है, जो श्रृंखला जितनी बड़ी होगी, मतलब जितना ज़्यादा आगे तक चलेगा वो बड़ी श्रृंखला होगी और जो छोटा होगा वो छोटी श्रृंखला होगी। क्लियर? अगर हम लोग देखेंगे खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए तो घास का एक हरी मैदान का हम लोग घास के हरे मैदान का लेते हैं उदाहरण, जिसमें जो सर्वप्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होता है पेड़ पौधा जो होता है, मतलब घास जो होता है वो उत्पादक होता है। इस घास को कौन खाता है प्रथम उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में? तो टिड्डे खाते हैं। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को सांप खाता है और सांप को मोर खाकर एक सरल सीधी रेखा में श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर दूसरी श्रृंखला का देखेंगे तो चूहा जो होता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को बिल्ली, बाज या भेड़िया खाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृत्योपजीवी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो पौधों से शुरू होकर छोटे क्रम के जंतुओं पर समाप्त होते हुए बड़े जंतुओं की ओर बढ़ता है, परभक्षी। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होता है ये खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से क्रमशः छोटे जीवों की ओर चलता है। मृतोपजीवी जो होता है उसमें मृत जीव शरीर जो होता है मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर चलता है। ये है खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। फिर एक खाद्य जाल।
प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में पोषण रीति होता है, दूसरी पोषण रीति होता है, ट्रॉपिक लेवल से सीधा संबंध होता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक जो लेवल होता है, स्थितियाँ एक समान के श्रृंखला में असंभव होता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे से संबंध दिखाती हैं और मतलब अलग अलग नहीं हो सकते ना, सब एक दूसरे से टच में ही होते हैं। तो एक दूसरे से जिनकी सीमाएं अलग नहीं होती है वो एक जाल के रूप में दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में पौधों को कौन खाता है? चूहे खाते हैं। चूहे को, इसके अतिरिक्त पौधे को खरगोश भी खा सकते हैं, चूहे को सांप के अतिरिक्त दूसरे प्राणी जैसे बाज भी खा लेते हैं। तो ये सब क्या होता है? एक दूसरे से समुदाय में रहते हैं, तो इसको खाद्य श्रृंखला को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक रूप से खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, खाद्य अगर देखेंगे घास के मैदान में तो खाद्य जाल में 5 खाद्य श्रृंखलाएं होती है। पहला है घास टिड्डे और बाज का, दूसरा है घास टिड्डे छिपकली गिरगिट और बाज का, फिर तीसरा है घास खरगोश बाज का, चौथा है घास चूहे और बाज का, और पांचवा है घास चूहे सांप और बाज का। खाद्य जाल एक वैकल्पिक पथ होता है जिसमें क्या होता है? खाद्य जाल जो होता है बहुत उपयोगी होता है, जिसमें क्या होता है? खरगोश की संख्या किसी क्षेत्र में अगर कम हो गई तो उल्लुओं के भूखे मर जाने की आशंका हो जाती है, परंतु अगर खरगोश की संख्या कम होने से घास बचती है तो चूहों की संख्या भी बढ़ने में मदद करती है। ऐसी अवस्था में उल्लू जो होते हैं वो खरगोश के स्थान पर क्या खाना पसंद करते हैं? चूहे खाना पसंद करते हैं, और बचे हुए जो खरगोश होते हैं वो मूल मात्रा को पुनः बढ़ाने में अवसर देते हैं। ये क्या होते हैं? अगर खाद्य जाल देखेंगे तो वैकल्पिक रास्ते का भी स्रोत होता है। क्लियर?